हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे लाहौर के जो बम धमाके का वाक़या हुआ है, जिसमें अब तक 2 हलाकतों की खबर सामने आई है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक लाहौर के अनारकली बाजार में आज दोपहर 1-1:30 बजे के करीब दुकानों के बाहर एक धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 2 हलाकतें हुई और 30 के करीब जो अफराद हैं वो जख्मी हुए। पुलिस हुक्काम ने इसकी भी तस्दीक की है कि जो अब तक इंफॉर्मेशन सामने आई है उसके मुताबिक एक प्लांटेड डिवाइस था और धमाके के नतीजे में एक तकरीबन 1.5 फुट का गड्ढा भी वहां पड़ गया है। धमाके की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है और इसमें देखा जा सकता है कि वहां खड़ी जो मोटरसाइकिल्स हैं और रेहड़ियां हैं उनको आग लग रही है। ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक ये बात सामने आई है कि धमाके में 1.5 किलो तक का बारूदी मवाद जो है वो इस्तेमाल किया गया है। दूसरी तरफ जो हुकूमत की एक इत्तेहादी जमात है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उसके सेनेटर सरफराज बुख्ती का ये बयान सामने आया है कि लाहौर बम धमाके की जिम्मेदारी कलदम बलोच अस्करियत पसंद तंजीम BNA ने कबूल की है। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए और अपडेट शेयर करने के लिए मौजूद हैं डॉन न्यूज़ लाहौर के नसीम रियाज साहब। वेलकम टू द शो सर। जी, आप ऑब्वियसली स्पॉट पर ही मौजूद हैं, क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स है? खास तौर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक क्लेम की है किसी ऑर्गेनाइजेशन ने डायरेक्टली? आपने बता दिया है कि जो जिम्मेदारी है वो किसने कबूल की। इसके अलावा यहाँ की जो अपडेट है उसके हवाले से मैं बताता चलूँ तो इस मामले को अब CTD जो है वो देख रही है और उसने यकीनन मुख्तलिफ लीड्स जो हैं वो हासिल कर ली हैं और काफ़ी आगे तक इस मामले में वो चली गई होगी। अभी भी क्राइम सीन को जो है वो सील रखा गया है और यहाँ पर पुलिस की नफरी मौजूद है, लेकिन जो तहकीकाती इदारे यहाँ पर आए थे जिनमें कानून नाफिज करने वाले इदारे पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी CI और CTD के अफसरान और शामकार शामिल थे, वो यहाँ से जा चुके हैं क्योंकि तमाम शवाहिद जो हैं वो यहाँ से इकट्ठे कर लिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर जो फुटेजेस हैं वो हासिल कर ली गई हैं। ये बताया गया है कि ये एक टाइम डिवाइस थी जो यहाँ पर रखी गई और जो शख्स है नामालूम वो यहाँ रख कर गया और इसकी एक इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई CTD की तरफ से। वो रिपोर्ट तैयार करके वज़ीर पंजाब को इरसाल जो है वो कर दी गई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक 1:40 पर यह धमाका हुआ और इसकी इतला पुलिस को 1:44 पर जो है वो दी गई, जिसके बाद पुलिस जो है वो फौरी मौका पर पहुंची। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस धमाके में 8 मोटरसाइकिलें जो हैं वो तबाह हुई, जबकि एक बिल्डिंग को नुकसान हुआ और जो धमाका खेज मवाद है 1 से 1.5 किलो बताया जा रहा है जो कि इसमें इस्तेमाल किया गया। ये तमाम चीज़ें जो है वो इनको तफ्तीश का हिस्सा बनाया गया और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को ये रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है। इसके अलावा सबसे अहम चीज़ ये बताइएगा कि जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने भी जब वो वहाँ पहुँचे उन्होंने मीडिया से बात की तो उन्होंने भी कोई जिक्र किया TTP का? क्या पुलिस को कोई या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को कोई खदशा है कि इसके पीछे TTP या ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हो सकती है? देखें, ये तमाम चीज़ें तो तहकीकात के बाद ही सामने आएंगी। अभी फिलफोर जो सबसे पहला काम था वो ये था कि जाए वक़ूअ से जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे किए जाएं, क्राइम सीन को जो है वो महफूज किया जाए, क्योंकि सबसे अहम क्राइम सीन है जो धमाका खेज मवाद इसमें इस्तेमाल हुआ उसका एनालिसिस किया जाएगा। वो फॉरेंसिक साइंस एजेंसी यहाँ भिजवा दिया गया है। ये देखा जाएगा कि अब से पहले लाहौर में होने वाले बम धमाकों से उसकी ममासलत तो नहीं मिलती। पहले इस नौयत का धमाका लाहौर में या इस किस्म का बारूदी मवाद इस्तेमाल तो नहीं किया गया। इससे कबल होने वाले ब्लास्ट जो हैं उसमें कौन से ग्रोह कौन सी तंजीमें जो हैं वो मुलविस थी, इन तमाम चीज़ों पर जो है वो यकीनन गौर किया जाएगा और इस पर तफ्तीश शुरू कर दी जाएगी। अब से कबल होने वाले जो धमाके हैं उनमें सबसे अहम किरदार जो है वो सेफ सिटी अथॉरिटी का रहा है, क्योंकि जोहर टाउन बम ब्लास्ट देखा जाए, माल रोड बम ब्लास्ट देखा जाए या दाता दरबार की अगर मैं बात करूं तो इन तमाम के सहूलतकार जो हैं और जो दहशतगर्द हैं उन तक रसाई के लिए सबसे ज़्यादा अहम किरदार जो है वो सेफ सिटी ने अदा किया था। और जहां ये ब्लास्ट हुआ यहाँ जो प्लाजे हैं उनके अपने भी कैमरे नस्ब हैं, जबकि जी सर ये बताइएगा कि क्या कोई सिक्योरिटी अलर्ट इस हवाले से था पुलिस और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के पास लाहौर के हवाले से?
जी देखिए आरफा, मुख्तलिफ सिक्योरिटी अलर्ट्स जो हैं वो जारी होते हैं और ये मुख्तलिफ औकात में पुलिस हुकाम को मसूल होते रहते हैं और फिर उन सिक्योरिटी थ्रेट्स के हवाले से ही तमाम सिक्योरिटी जो है वो डिप्लॉय की जाती है, तमाम इंतजाम उन थ्रेट्स को देखते हुए ही किया जाता है। अगर स्पेसिफिक इस ब्लास्ट के हवाले से बात की जाए तो इस ब्लास्ट के हवाले से पुलिस के पास कोई ख़ास इंफॉर्मेशन नहीं थी और यहाँ रूटीन की नफरी जो है वो मौजूद थी और इस जहाँ ये ब्लास्ट हुआ है इसके बिल्कुल करीब थाना लोहारी जो है वो उसकी बिल्डिंग ज़ेर तमीर है और बाहर कंटेनर में वो पुलिस स्टेशन कायम है और क्योंकि ये पुरानी नई अनारकली का ये हदूद बनती है और थाना नई अनारकली भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, तो इस ब्लास्ट के हवाले से कोई स्पेसिफिक थ्रेड अलर्ट जो है वो नहीं था। जो आम रूटीन में पुलिस को थ्रेड अलर्ट जो मिलते हैं उस हवाले से पुलिस अपनी बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपने हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन यहाँ छोटा सा ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे सानिया मरी के हवाले से और साथ में जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है और बहुत क़यास सराई हो रही है या गुफ्तगू हो रही है एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे सानिया मरी के तनाजुर में जो पंजाब हुकूमत की तरफ से अहम फैसले सामने आए हैं और साथ में ही जो पार्लियामेंट में और बाहर एकदम ये गुफ्तगू हो रही है, बहस हो रही है सदारती निज़ाम हुकूमत के हवाले से। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने आज मरी को ज़िले का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है और इस फैसले को इम्प्लीमेंट किया जाएगा पंजाब में जब बल्दियाती इंतखाबात जो होंगे उसके बाद। इसके साथ साथ ये भी फैसला किया गया है कि मरी में महकमा मौसमियात का जो दफ्तर है उसका क़याम किया जाएगा। ये दोनों फैसले किए हैं हुकूमत ने सानिया मरी की जो तहकीकाती रिपोर्ट है उसके सामने आने के बाद। उस रिपोर्ट में भी मुख्तलिफ सिफारिशात की गई थी और गुज़िश्ता रोज़ पंजाब हुकूमत की तरफ से 8 जनवरी को जो वहाँ वाक़या हुआ था जिसमें जो हलाकतें भी हुई थी, तो उसके बाद कमिश्नर मरी, डिप्टी कमिश्नर मरी, मुतल्लिका पुलिस और ट्रैफिक हुकाम समेत 15 सरकारी जो ऑफिसर्स हैं उनको अपने ओहदों से हटा दिया गया है। इसके साथ साथ सियासी अगर हम गुफ्तगू करें तो इस वक्त कहा जा सकता है कि मुल्क भर में सदारती निज़ाम हुकूमत के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। पार्लियामेंट में अगर इसकी बात हो रही है तो पार्लियामेंट के बाहर भी बहुत जिक्र हो रहा है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी चल रहा है। बात तो यहाँ तक पहुँच गई कि अपोजिशन ने इसकी न सिर्फ मुखालिफत की बल्कि उनकी तरफ से करारदाद भी पार्लियामेंट में जमा करवाई गई है जिसमें पार्लियामेंट्री निज़ाम को ही पाकिस्तान के जमहूरी और सियासी मसाइल का हल करार दिया गया है। इन दोनों इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। वेलकम टू द शो सर। सर, बहुत अहम डिसीजंस हुई हैं आपके इलाके को लेके, हाउ आर यू व्यूइंग देम सर? देखिए, ये जो सानिया हुआ है मामूली बात नहीं थी। अब 15 अफसरान को जिनमें से अक्सर का ताल्लुक ही नहीं है मामले से बराह रास्त आपने मुअत्तल कर दिया। क्या होगा? बस यही बात होगी, कल वो फिर बहाल हो जाएंगे और मामला चलता रहेगा। जो खराबी है उसका जिक्र कहाँ पे है? रिपोर्ट को पब्लिक करें ताकि पता लगे खराबी हुई क्या है, क्योंकि 23 लोग जहाँ बहक हो गए और जो इंतज़ामिया है मुकम्मल तौर पे नाकाम थी। वो काम क्यों नहीं कर सकी इसकी तय तक पहुँचने की ज़रूरत है। क्या वह कोऑर्डिनेशन थी या नहीं थी, वसाइल थे या नहीं थे? तो ये तो एक पूरा, हमेशा मरी में हर साल बर्फ़ पड़ती है, हर साल सड़कें बंद होती हैं, गाड़ियाँ फंसती हैं, पूरा एक प्लान मौजूद है कैसे उनको मैनेज करना है। वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। आखिर में जब सब कुछ नाकाम हो जाए और गाड़ियाँ फंस जाएँ तो आप पुलिस या इंतज़ामिया के लोग भेजते हैं कि वो सड़क पे जाएं। ये छोटा सा टुकड़ा है सड़क का, ज़्यादा 5 किलोमीटर है। वो जाते हैं, हर गाड़ी पे नॉक करते हैं। बल्कि हमारे ज़माने में असिस्टेंट कमिश्नर खुद जाता था, वो पुलिस के एहलकार इंतजाम के लोग लेकर, अगर ऐसा कोई वाक़या जी ऐसा होता था, हर साल तकरीबन हो जाता था। गाड़ियाँ फंस जाती थी, कुछ देर वो गाड़ी पे जाते थे, उनके पास कोई खाने पीने की अशिया भी होती थी, किसी को निकालना हो उसको साथ लेकर वापस चले जाते थे। वो नहीं हुआ, गाड़ियाँ फंस गई, रात को बर्फ़
तो सर इसकी वजह क्या आपके ख्याल में, मतलब कि पिछली जब बात हुई थी तो आपने कुछ अफसरान पे ही उंगली उठाई थी, आपने कहा था कि वो डस्का की वजह से उनको यहाँ लगाया गया था। जी, जब इस किस्म के अफसर आप लगाएंगे जिनके खिलाफ कार्रवाई उस वक्त होनी चाहिए थी। दूसरा ये है कि मरी के अंदर 6ठा एसी है इस वक्त, कोई एसी भी 6 महीने से ज्यादा वहां नहीं रह सकता। अफसर जब आए 2-3 साल तो गुजारे, वो जानता है कि यहाँ के क्या मामलात हैं। मेरा ख्याल है ये जो एसी साहब हैं इनकी पहली सर्दी थी, उनसे मेरी दफा फोन में बात हुई है, अच्छे काबिल आदमी है, लेकिन उनको तजर्बा नहीं था, कि पता नहीं था, किसी ने बताया नहीं था। तो जब आप अफसरान को इस तरह तब्दील करेंगे तो मामला बनता नहीं है। या आप पंजाब में चले जाएं, आज पैसे देकर अफसर लगते हैं पोस्टों पर, हर महीने भी पैसे देते हैं और 6-6 महीने बदल दिए जाते हैं, फिर नए आदमी से पैसे लेकर लगाया जाता है। इतनी करप्शन इस वक्त पंजाब की हुकूमत के अंदर है कि आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती है सूबे को चलाए। शहबाज शरीफ साहब खुद मरी आते थे, हर सर्दियों से पहले मीटिंग करते थे, प्लान को रिव्यू किया जाता था, जिम्मेदारियां दी जाती थी। फिर उसके बाद अगर जब बर्फ पड़ती थी खुद चेक करते थे, हमसे पूछते थे, एमएनए एमपी से पूछते थे भाई क्या हो रहा है वहां पे। तो सर ये जो उन्होंने फैसले दूसरे किए एडमिनिस्ट्रेटिव इन द सेंस के जिला बना रहे हैं, वहाँ महकमा मौसमियात का दफ्तर है, आपके ख्याल में ये इन द लॉन्ग टर्म बेहतर फैसले हैं? देखिए जी, ये इंतजामी बोझ आप डालेंगे, ये हमने भी इसको बहुत देखा था। यहाँ मरी का इशू ये है कि इसके एक तरफ आज़ाद कश्मीर है, एक तरफ इस्लामाबाद है, एक तरफ केपी है, दूसरी तरफ पहाड़ी सिलसिला है पंजाब का। उनका आपस में राब्ता नहीं है। आगे कोटली सतिया तहसील है, फिर कोटा तहसील है। तो जिला बनाने के लिए आपको कम से कम 2-3 तहसीलें तो चाहिए होती हैं। ये सारा मेरा हल्का रहा जी है। जी बिल्कुल। तो उनका आपस में रब्त नहीं है। जो कोटली सतिया के लोग हैं वो मरी नहीं आ सकते। यू मीन ट्रांसपोर्ट जी की आप जी, वहाँ रास्ता नहीं है जी। हाँ। उन सब के मामलात रावलपिंडी में हैं। मरी के लोग भी रावलपिंडी जाते हैं, कोटली सतिया के भी, कोटा के भी। तो या आप एक तहसील में जिला बना दें, वो अजाफी इंतजामी बोझ ही होगा, उससे कोई न मुकामी लोगों को फायदा होगा ना ऐसे निज़ाम को फायदा होगा। नहीं तो आपका ख्याल है कि इस तरह मतलब कि ये जो इस तरह का सानिया हुआ, अगली दफे अगर लोग वहां इस पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। वहां पर मशीनरी मौजूद है, उसमें आधी मशीनें खराब पड़ी थी, डीजल नहीं था, ड्राइवर नहीं थे। ये हकायक मैं देखना चाहता हूँ इस रिपोर्ट में, मुझे हकायक इल्म है। अच्छा, हम वहीं के रहने वाले सर हमें भी बताएं ना फिर। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना हाँ। कि गाड़ियां जो इनके स्नो रिमूवल इक्विपमेंट था उसमें से बहुत सा खराब था, बहुत से में डीजल नहीं था, बहुत से ड्राइवर नहीं थे। एंड यू थिंक कि ये जैसे आपने खुद कहा कि क्योंकि एसी जो थे कॉम्पिटेंट चैप, बट उनकी पहली सर्दियां थी, वो अभी थोड़ा अरसा पहले आए थे, इसलिए मैनेज नहीं हो उनको पाया। पता नहीं था, लेकिन किसी ने रिव्यू नहीं किया ना। जब आप कमिश्नर भी नया भेज देंगे हर 2-4 महीने बाद, इनाम के तौर पर डस्का में इलेक्शन आपने चोरी किया, आपको इनाम देते हैं, पिंडी भेज दिया। इस तरह डीसी भी नया होगा, अफसरान सारे नए होंगे। क्योंकि मैं ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ये हकीकत है। आप नंबर ऑफ पोस्टिंग्स देख लें, ये निशानदेही करता है कि इस मामले में करप्शन है। लोग आज पैसे दे के पोस्टों पे लगते हैं पंजाब के अंदर। सही, ये खराबी असल में वो है। एंड यू थिंक इस आने की जिम्मेदार पंजाब हुकूमत, चीफ मिनिस्टर है, जिसके निज़ाम में पैसे लेकर लोग पोस्टों पे लगते हैं। बिल्कुल सही। सर अब जो जिक्र हो रहा है इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, कहाँ से ये शुरू हुआ? हुकूमत आज मालूम नहीं, आपने देखा कि नहीं, डॉन में भी खबर छपी हुई थी, फवाद चौधरी साहब को कोट किया हुआ था, उन्होंने भी कहा ये फेक न्यूज़ है और इसीलिए ये हमें हुकूमत को कोई पावर्स नहीं देता, कोई लेजिस्लेशन नहीं करना चाहता, नहीं तो हम मैनेज कर लेते। ये यूट्यूब पे इस तरह की गुफ्तगू हो रही है। यू थिंक इट्स जस्ट दैट? ये 5th जनरेशन वॉरफेयर है, झूठ की वॉरफेयर है कि असल मसाइल से टेंशन हटाने के लिए आप ये शोशे छोड़ देते हैं। कौन छोड़ रहा है सर, यही तो सवाल है। ये हुकूमत है, और कौन छोड़ रहा है? पहले आप देखें, मुल्क का वजीर इत्तलात आया, जब वजीर आता है बात करता है, वो काबीना की नुमाइंदगी कर रहा होता है, हुकूमत की नुमाइंदगी करता है। मैं वैसे सड़क पे बात कर दूं, आपको प्रोग्राम में बात कर दूं तो और चीज़ है, लेकिन मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करके स्टेटमेंट्स देता हूं, उन्होंने कहा 4 लोग मिले हैं, किसी से मिले हैं, बड़ी अहम शख्सियत से। तो मैंने कहा यार अहम शख्सियत का नाम बता दे, तो वो 2-4 दिन उसमें गुजर गए। फिर अब ये आ गया कि सदारती निज़ाम,
सदारती निज़ाम क्या है, आप कैसे होगा मुल्क के अंदर? आप चले, आप किसी को शौक हो, ये शौक रहा है हमें, 62 में सदारती निज़ाम बना, 71 में पाकिस्तान टूट गया। ये सदारती निज़ाम के तोहफे हैं। अब सदारती निज़ाम लाने के लिए आपको एक मुकम्मल तौर पे एक नया आइन लाना पड़ेगा। नहीं सर, बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं कि बट इफ आई कैन जस्ट आर्ग्यू एंड से कि सर जो हमने देखा है पाकिस्तान में वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो नहीं है ना सर, वो तो मार्शल लॉ था। हमें मार्शल लॉ को तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए ना। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है सर। प्रेसिडेंशियल अयूब खान ने इलेक्शन करवाए थे, प्रेसिडेंट बन गए थे। हाँ नहीं, प्रेसिडेंट तो बनते ही है, सारे ही रहते हैं, बट मेरे कहने का मकसद ये है कि प्रेसिडेंशियल बाकी फॉर्म तो ऑफ गवर्नमेंट तो उन्होंने कम से कम इलेक्शन का एक फसाद तो क्रिएट किया। नहीं, वो रेफरेंडम भी बाकी सब करवाते हैं। आप देखें, हम आप एनालाइज कर लें पाकिस्तान के मामलात को, यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं चल सकता। यहाँ बड़ी डाइवर्स जोग्राफिकल एथनिक हिस्से हैं पाकिस्तान के, उनकी जो आवाज़ है, जो उनके अवाम की नुमाइंदगी है, वो सिर्फ पार्लिमानी निज़ाम में मुमकिन है। नहीं सर, बट अगर ये इतनी जैसे का डाइवर्जन्स हैं, तो फिर आप लोग करारदाद जमा करवा के उस पर जब बहस करेंगे तो आपको ये नहीं लगता कि उसको ज्यादा अहमियत मिलेगी इस र्यूमर मॉन्गरिंग को, इफ आई मे यूज द वर्ड? र्यूमर मॉन्गरिंग है, लेकिन इसको जैसे कहते हैं ना, यू हैव टू निप इट इन द बड, वरना बात बढ़ती है। ये इसीलिए शोशे छोड़े जाते हैं कि एक डिबेट पूरे मुल्क में क्रिएट हो जाए, क्योंकि हमारा काम है आइन का दिफा करना। ये जो चीज है, ये हर मतलब कि हर र्यूमर पे आप लोग अगर दिफा करेंगे तो वो ज्यादा संजीदा भी हो जाएगा ना। र्यूमर होता ना तो अलग बात थी। जब एक टीवी चैनल जिसकी कंपनी अलहदा है, लेकिन वो चैनल पाकिस्तान का है, अमेरिका में कंपनी अलहदा बनी है, वो एक ऐड चलाए, तो कम से कम ये तो पूछ सकते ना, इस ऐड के पैसे किसने दिए थे, कौन इसके पीछे है? क्योंकि ये खुल्लम खुल्ला आइन की खिलाफवर्जी हो रही है, आइन तोड़ा जा रहा है। अगर ये काम पार्लियामान का है, हम बात कर सकते हैं कि ठीक है आइन को अमेंड कर लेते हैं। जब बाहर से कोई कहेगा कि नहीं जी ये निज़ाम है, तो ये निज़ाम कबूल नहीं है। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जो हम ब्रेक से वापस आएंगे तो खाकान अब्बासी साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब से। अब्बासी साहब, सो यू थिंक कि ये हुकूमत ने जैसे शुरू किया ये बात कि आप लोग जाके मिले हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी, उसी तरह ये सदारती निज़ाम भी उसी का कड़ी है, कल कुछ और आ जाएगा। ये अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं इस मुल्क के हकाइक से। तो सर व्हेन यू एंड अप डिस्कसिंग इट, तो फिर आप तो जो वो काम करना चाह रहे हैं उसमें हिस्सा डाल रहे हैं। आप हमसे सवाल पूछेंगे तो हम तो देंगे। नहीं सर, आपने करारदाद पेश कर दिया, अब आप कहेंगे कि ये भी हम करारदाद एहसन इकबाल साहब ने एक की है कि कम से कम पार्लियामान में ये मौकफ क्लियर आ जाए और पता चल जाए कौन इसके हक में है। वहां पता चल जाएगा ना, वोट जब होगी पता चल जाएगा कौन इसके हक में है। अगर उन्होंने डिबेट आपको करने दी तो जी, वो तो हाँ माशाल्लाह डिबेट तो होती मतलब नहीं है, you can't take it for granted। तवक्को नहीं है, लेकिन हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया। अच्छा सर, अब क्योंकि आपने खुद ही उसका जिक्र किया, फिर आप कहते हैं कि तो आप लोग सवाल पूछते हैं, बट यू मेंशन्ड इट योरसेल्फ, 4 लोग जाके मिले, आपका भी नाम आ रहा है। मैंने नहीं कहा। नहीं सर, आपने अभी थोड़ी देर पहले इंटरव्यू में अभी जिक्र किया ना, मिसाल दी, मैं उसी पे कह रही हूँ ना सर, हमने तो नहीं पूछना था, बट क्योंकि अब आपने जिक्र कर दिया तो इसलिए पूछ ही ले। और सर स्टोरी भी छपी थी जंग में, जिसमें बड़ा इंटरेस्टिंगली उन्होंने कहा बाकी जो 3 लीडर्स थे ना, उन्होंने तो अपने आप को प्रेजेंट किया, मगर आपको नॉमिनेट किया गया, नाम नहीं था। नॉमिनेट किया सर, यही तो नहीं बताया ना, तो सिलेक्ट किया। बाय द वे ये लफ्ज था उर्दू का, वो जंग में खबर थी, उन्होंने कहा जो पोटोहार से है ना सीनियर लीडर पीएमएलएन के, उनको सिलेक्ट कर लिया गया। उन्होंने अपने आप को पेश नहीं किया, उनको सिलेक्ट किया गया है या नॉमिनेट किया गया। ये मेहरबानी है पोटोहार से जुड़े। देखिए बात ये है, पहले तो जवाब दे ना जो भी ये कि मुलाकात हुई किससे। सर वो तो हमें भी पता है, आपको भी पता है। मुझे नहीं पता, मुझे बताएं। I'm assuming it means the chief of army staff। ये जिस आदमी ने कहा है, मुल्क का वजीर है, बताए ना आवाम को, बताए भाई। आर्मी चीफ के जो स्पोक्स पर्सन है वो कह रहा है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। आप कह रहे हैं कि उनको लोग मिल रहे हैं और वो प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट कर रहे हैं।
तो सर आप इतना सीरियस इल्जाम लगा रहे हैं उनके ऊपर। नहीं सर, बट उन्होंने उसके बाद देखे ना, पिछली दफे जब ऐसी बात हुई थी तो उन्होंने उसको डिनाई किया था, इस दफे तो उन्होंने डिनाई नहीं किया, नहीं एटलीस्ट मतलब कि फिर ये हकीकत हो गई। नहीं मतलब इन द सेंस कि किस वो स्टेटमेंट, अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि हमारा सियासत से ताल्लुक। आपके ख्याल में उसको उनको डिनाई करना चाहिए था या तरतीब देनी चाहिए थी इस बात की? नहीं, मेरा तो ख्याल है कि वो पॉलिसी स्टेटमेंट की जरूरत भी नहीं थी। अच्छा। क्योंकि आइन कहता है कि फौज सियासत में हिस्सा नहीं लेगी, लेकिन उन्होंने कर दिया, ये उनकी मर्जी है। तो अब उसके बाद मुल्क का वज़ीर इत्तलात कह रहा है कि नहीं वो गलत कह रहे थे जनरल साहब, असल में तो वो सिलेक्शन कर रहे हैं, नाम नहीं लिया। इसीलिए मैं कहता हूँ नाम अगर आ जाए तो जरा क्लैरिटी हो जाएगी। शायद इसीलिए उन्होंने नहीं लिया क्योंकि फिर तरदीद हो जाती। सर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से फिर कोई गुफ्तगू या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे आप लोगों से क्या कोई सचमुच अदर टू पार्टीज कमिंग एनी क्लोजर ऑन द इशू? नहीं, देखिए हम अपोजिशन में इकट्ठे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब उसका माहौल होगा तो हो जाएगा। नहीं सर, अब ये माहौल क्या होगा? क्योंकि वो तो मुझे लगता है कि तैयार बैठे हैं और वो चाहते हैं कि आप लोग भी अगर कुछ तैयार हो तो वो वो तो कह रहे हैं हुकूमत गिराएंगे। सेनेट चेयरमैन को भी क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना, सीधा इमरान खान साहब की हुकूमत गिराएंगे? जी बात कर लें आके। उन्होंने नहीं की, हमसे बात नहीं की उन्होंने। शहबाज शरीफ साहब से भी कोई मुझे इसके नहीं है। शहबाज साहब को कोविड हो गया। अच्छा जी, तबीयत उनकी ठीक है सर? जी है थोड़ा सेकंड टाइम जी, कुछ इश्यूज है, सेकंड टाइम हुआ है। जी जी, तो मतलब कि सर पर वो क्यों बार बार अगर ये बात कर रहे हैं, कुछ तो बात करनी होती है तो यही कर देते हैं। अच्छा, यू थिंक बस यही है कि हमारा ही कसूर? मैं देखे जो नो कॉन्फिडेंस होता है वो पब्लिक में नहीं होता, पहले आप आपस में डिस्कस करते हैं कि सियासी हालात क्या हैं, हमारे नंबर्स क्या हैं। नंबर्स के बगैर तो आप नो कॉन्फिडेंस नहीं करते ना। डू यू थिंक द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज सीरियस अबाउट इट? Everybody is serious about it. I am serious about it. But ये पब्लिक डिबेट नहीं है कि मैं आपको टीवी पे इनवाइट कर रहा हूँ कि हाँ अपने आरफा बीबी आ जाए, नो कॉन्फिडेंस के खेल खेल लेते हैं। मैं तो अब नहीं कहूंगी ना, मेरा तो इससे कोई काम नहीं है, ये तो अब आप हो सकता है आपके पास एमएनए हो, हमें दे दे। बिल्कुल। सर जनूबी पंजाब के ऊपर भी आपके ही एक सेनेटर ने प्राइवेट मेंबर्स बिल पास किया। इससे पहले आप लोग अमेंडमेंट भी लेके आए थे कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से ये बनाने के लिए नए सूबे, कुछ नहीं उसका बना। ये अब वो प्राइवेट मेंबर्स बिल ले आए हैं सेनेट के अंदर। शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं सर सारी जमातें मतलब कि उस पे स्टैंड ले लेती हैं, बट समहाउ नहीं स्टैंड बिल्कुल हमारा, हमने रेजोल्यूशन पास किया हुआ पंजाब असेंबली से। नहीं तो सर आगे क्यों नहीं कुछ होता? वो कहते हैं कि अमेंडमेंट जो है वो अकेले हो नहीं सकती, अमेंडमेंट हो नहीं सकती। अगर प्राइवेट मेंबर बिल आया उसको सपोर्ट कर दें सारे। नहीं सर वही तो बात है, बट जमात अगर सारी जो जमातें हैं जो ऑफिशियली कहती हैं कि हम इसके खिलाफ नहीं है, यही तो मैं समझने की कोशिश करी हूँ। जब सारी जमातें कहती हैं कि हम इसके हक में है, जरूरत भी महसूस होती है, तो फिर व्हाई डू यू थिंक इट्स नॉट हैपनिंग? कोई भी सिंसियर नहीं है इनमें से। सिर्फ एक जमात है जिसने अपनी सिंसियरिटी शो की है, जिसने पंजाब असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया हुआ है। सर वो भी जब आपकी हुकूमत थी तब तो आपने कुछ नहीं किया ना। आप मैं मतलब कि आपकी सिंसियरिटी पे मैं सवाल उठा रही हूं। सपोर्ट मिलेगी तो आज भी हम तो कह रहे आए बनाएं, आए सपोर्ट करें जो रेजोल्यूशन है, बिल है सेनेट के अंदर, सपोर्ट कर दें। नहीं तो क्या ये जो प्राइवेट मेंबर्स बिल है इसको जमात का सपोर्ट हासिल होगा? जी उन्होंने पेश कर दिया, हम उसको सपोर्ट कर देंगे। नहीं मतलब सर ये तो आप मतलब कैसे कह रहे हैं ना कि जैसे नहीं भाई हमने तो अपनी इंटेंट शो कर दी है, हमने रेजोल्यूशन पंजाब असेंबली में पास किया हुआ है। नहीं सर बट ये जो प्राइवेट मेंबर्स बिल है क्या भाई बिल के इफेक्ट तो वही होगा ना, उसको अडॉप्ट कर ले, हुकूमत अडॉप्ट कर ले, हम अडॉप्ट कर लेते हैं। तो आप मतलब कि सर यही तो पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उसको अडॉप्ट करेगी? क्या कोई ऐसी बात हुई है? बिल है, उसको सपोर्ट करें सारे, 2 सूबे नए बना दें, बल्कि मैं कहता हूँ उसमें हजारा भी शामिल कर दें। सर वही वाली बात ना, फिर आप कह रहे हैं कि वो प्राइवेट चले हजारा ना शामिल करें, आप हजारा वालों को अलग बिल नहीं आए, उनकी भी ख्वाहिश है। सर अब आपकी ऐसी बातों से तो लगता है कि आपकी जमात भी सिंसियर नहीं है। नहीं सिंसियरिटी हम उससे क्या चाहते हैं, मैं कह रहा हूँ ये बिल जो है इसको अडॉप्ट, इसको सपोर्ट करके सारे पास कर लें। अच्छा सूबे 2 बन जाएंगे। और एक और बहुत अहम बात, स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी का जो बिल पास हुआ है, एक से ज्यादा मर्तबा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये कहा कि हम इसको रिवर्स करेंगे। Why did you feel the need to say this? मतलब कि ये क्या पार्टी का ये फैसला है? ताकि हम अपनी नीयत बता दें कि जो बिल
जिसके इतने असरात पाकिस्तान पर, इसके अवाम पर, इसकी मईशत पर, इसकी हुकूमतों पर होंगे, वो डिबेट के बगैर अगर पास होगा, ये वो बिल है जिसकी एक एक लफ्ज, एक एक शिक पर डिबेट जरूरी थी। आपने उसको बगैर डिबेट के रात के अंधेरे में पास कर दिया। अब अगर तो डिबेट, आपका सिर्फ एतराज ये है कि इस पे डिबेट नहीं हुई? जी, पहला एतराज ये है। फिर जब आप डिबेट होगी, मैं अपने एतराजात रखूंगा, उनको कंसिडर करें, उनको माने। आप यकीन करें, मैं कोई गैर जिम्मेदाराना बात नहीं कर रहा। ये आपकी हुकूमतें मफलूज हो जाएंगी, ये इस हुकूमत की बात नहीं है, ये तो वैसे ही मफलूज है। कोई हुकूमत भी इस मुल्क पे नहीं चल पाएगी। What exactly in this bill is something that you कि आपकी जमात चाहती है कि उसको रिवर्स करना चाहिए? सारा बिल या उसके अंदर कोई सारा ऐसी कॉन्सेप्ट ही गलत है। ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट गलत है? ऑटोनॉमी, ये ऑटोनॉमी नहीं है, इंडिपेंडेंस है। ऑटोनॉमी इंडिपेंडेंस से बड़ा फर्क होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की जी। यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे जो राना शमीम साहब का केस है, साकिब निसार साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाया नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहबा के केसेस के ऊपर असरअंदाज होने के हवाले से। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जज जो साबिक हैं गिलगित बल्तिस्तान के राना शमीम साहब, उन पर तौहीन अदालत की जो फ़र्द जुर्म है वो आयद कर दी है। और जब राना शमीम साहब ने ये कहा कि मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए, तो अतर मिनल्ला साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि चार्ज फ्रेम करने का मतलब ही ये है कि उन राना शमीम साहब को ट्रायल का भरपूर मौका मिलेगा। अभी तक जो फैसला किया है अतर मिनल्ला साहब ने, उसके मुताबिक अभी तक जो अंग्रेज़ी अखबार है उसके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म की कार्रवाई जो है उसको मौखर कर दिया गया है। सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ सीनियर रहनुमा और माहिर कानून बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। वेलकम टू द शो सर। सर, आप किस तरह देख रहे हैं जो आज फैसला किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने? क्योंकि कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं सर कि जो खबर छपी ऑब्वियसली वो सहाफ़ी या वो जो इदारा था उसके ऊपर नहीं की, पर जिन साहब का एफिडेविट था जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो उसको लीक भी नहीं किया, एक ज़ाती बात थी, प्राइवेट वो रखना चाह रहे थे, उधर उन्होंने फ़र्द जुर्म आयद कर दिया है। जी देखिए आरफा, ये केस बड़ा एक इंटरेस्टिंग इस सब एक कॉरिडोर में दाखिल हो गया है। इसमें दो मुख्तसरन जो मैं बात करता हूँ, दो चीजें बड़ी जाहिर एक क्लियर हो गई हैं। पहली चीज के जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके मुताबिक ये जो एफिडेविट में कहा गया था और जो टेप थी जो आई साकिब साहब की ऑडियो टेप जिसका जिक्र किया गया, ये ऑडियो टेप और ये एफिडेविट दुरुस्त नहीं है। और इसलिए जो हाई कोर्ट है उन्होंने फैसला किया है कि हम ट्रायल करेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, और हम इनके खिलाफ जज शमीम साहब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो एक अंदाजा ये होता है इससे कि जिस तरफ केस जा रहा है, अब वो इस चीज की चूंकि अंदाजा हो गया है अदालत को कि ये गलत है सारा एफिडेविट, तो एक कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू कर दी है। ये एक पहलू है। दूसरा बड़ा एक अहम पहलू और सामने नजर आया, और वो ये है कि क्या ये एफिडेविट का ताल्लुक, क्योंकि शक ये होता था जिस तरह की टाइमिंग थी, उससे शक ये होता था कि ये शायद एफिडेविट बनाया गया है मरियम बीबी और जो केस उनका चल रहा था उसको डिले करने के लिए, या उसके ऊपर असरअंदाज होने के लिए, या जो जज साहिबान सुन रहे हैं उनके ऊपर प्रेशर डालने के लिए ये एफिडेविट अचानक आ गया था, इसकी टाइमिंग ऐसी थी। तो वो शक जो है वो कुछ थोड़ा और मजबूत होता जा रहा है और हकीकत में तब्दील होता जा रहा है, क्योंकि अब ये खबर भी आ रही है और ये खबर अदालत तक भी पहुंच चुकी है और पब्लिक में भी आ गई है। ये एफिडेविट जो बनाया गया था ये शायद नवाज शरीफ साहब के दफ्तर में बनाया गया था। तो जब ये इस किस्म का माहौल बन रहा है
तो मुझे लगता यह है कि जो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स हैं इसमें जरूर इस चीज का भी देखा जाएगा। ये प्रोसिक्यूशन पे डिपेंड करता है, अटॉर्नी जनरल इसकी प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं, साहब माफ करिएगा लेकिन सर, लगता आपकी ये है बात कि शायद पर ये वाला एस्पेक्ट भी देखा जाएगा। ये भी, हाँ सर माफ करिएगा आपकी बात बीच में काटी, बट सर ये एक अजीब बात भी है, या लोग पॉइंट आउट भी कर रहे हैं कि एक खबर जब छपी तो उसके ऊपर फौरन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस लिया। तो सर क्या ये इल्जाम नहीं लग सकता कि जिस खबर का आपने जिक्र किया है कि वो माबल आज के दफ्तर में ये एफिडेविट साइन हुआ, कि ये खबर भी, इसकी भी टाइमिंग को देखना चाहिए कि शायद ये भी, ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है इनको असरअंदाज करने के लिए छापी गई? जी ये तो जिस तरह मैंने कहा कि इसकी जो इंक्वायरी है या इसकी जो इसका जो कनेक्शन है इस सारी दूसरी खबर का भी और पहली खबर का भी, और क्या ये जो रस्सी है वो जाके नवाज शरीफ साहब तक पहुंचती है या नहीं, क्या वो इन्वॉल्व है, या शक था कि ये शायद मरियम बीबी के केस के ऊपर प्रेशराइज करने के लिए जजों को वो पहली ऑडियो आई है, उसकी चूंकि ये कड़ी है उसके साथ कोई लिंक नजर आ रहा है। तो मुझे इसलिए यकीन है कि जो इंक्वायरी हो रही है, जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स की ट्रायल चल रही है, जिसकी प्रोसिक्यूशन अटॉर्नी जनरल कर रहे हैं, उसके अंदर जरूर इसको भी लाया जाएगा और इसके ऊपर भी तहकीकात होंगी कि ये क्या ये दुरुस्त है कि नहीं। इसलिए ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग टर्न इस सारे केस ने ले लिया है और इसकी बड़ी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस इसके नतायज हो सकते हैं अगर ये फाइनली ये पता चला। अच्छा सर ये बताइएगा कि अगर ये क्या जो इल्जामात हैं राना शमीम साहब के, और जो वो बार बार बात कर रहे हैं कि आप तहकीकात करें कि ये मामला सही था कि नहीं, क्या इन्हीं प्रोसीडिंग्स में हम ये देखेंगे होते हुए? क्या जो कोर्ट है वो राना शमीम साहब के जो भी इल्जामात हैं, क्या उनकी भी इंक्वायरी होगी? आई मीन अगर उनके पास फॉर एग्जांपल कोई सबूत होता है इन इल्जामात का, तो विल दैट मेक अ डिफरेंस टू द कोर्ट प्रोसीडिंग्स एंड टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चार्जेस? जी देखिए, ये जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें जो कानून है वो कहता है कि जिसने कंटेम्प्ट की हो, जब उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम हो जाए तो ये एक तरह से ट्रायल होता है। यानी कि इसके अंदर जब ट्रायल शुरू होगा तो अगर जो कंटेम्नर है जिसने कंटेम्प्ट की है, यानी कि जज शमीम साहब, अगर वो आके कहते हैं अपने एफिडेविट के बारे में कि ये मैंने दुरुस्त कहा है, तो उनको फिर ये साबित करना पड़ेगा कि जो उन्होंने कहा वो सच है। और वो अगर साबित ना कर सके, उनको पूरा अपॉर्चुनिटी तो दी जाएगी, कानून कहता है कि उसको पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि जहां तक वो एविडेंस लाना चाहें, जो शहादत लाना चाहें अपने केस को साबित करने के लिए, अपनी सच्चाई, अपने एफिडेविट की सच्चाई को साबित करने के लिए, वो उनको पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उनको पूरा मौका दिया जाएगा। लेकिन अगर वो इसमें कामयाब नहीं होते तो फिर उनको सजा भी होगी, क्योंकि फिर जो बर्डन है, जो वो साबित करना कि जो एफिडेविट में लिखा है वो सच है, वो उनके ऊपर ही है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग इस वक्त सिचुएशन है। लग ये ही रहा है कि एफिडेविट में कम से कम हाई कोर्ट ने जो चार्ज फ्रेम कर दिया है उससे ये नजर आता है कि हाई कोर्ट को भी अंदाजा हो गया कि एफिडेविट में सच्चाई नहीं है, एफिडेविट फॉल्स और फेक है। और स्पेशली जब वो उसके साथ जो कनेक्टेड थी ऑडियो टेप, वो जब एक बार सामने आई, हमने देखा, उसको कंपैरिजन हुआ तो देखा कि वो वाकई फेक लगती है, तो उससे ये केस प्रोसिक्यूशन का ज्यादा मजबूत नजर आता है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।